और वर्तमान भारत की वैश्विक चुनौतियां। हम फिलॉसफी शब्द की जो फिल का मतलब अनुराग, आकर्षण, लगाव और सोफिया का मतलब है ज्ञान। तो इस अर्थ में हमारे सामने सब लोग फिलोसफर्स बैठे हैं मंच, और अल्लाह की जो घटनाएं हैं छोटे छोटे शहरों की घटनाएं हैं, लेकिन ये संकेत कर रही हैं कि हम उस दौर में पड़ गए हैं जहां की हमारा जो खतरा है वो हमारे द्वारा गढ़ा गया है। इन्वायरमेंट से हमारा रिश्ता कितना बिगड़ चुका है कि हम आज ऐसे खतरों के दौर में हैं जिसको हमने जन्म दिया है, किसी और ने नहीं। इसलिए उल्रिच बेक जैसे लोगों ने आज के दौर में जब कहा कि रिस्क सोसाइटी में रहते हैं, तो रिस्क सोसाइटी को गांधी जी बहुत पहले पहचानते थे। आप विमेन की बात करेंगे, स्त्रियों की बात करेंगे, गांधी जी आपको हमेशा याद आएंगे। गांधी जी ने स्त्रियों को न सिर्फ घर से बाहर निकाला और उनके वास्तविक विकास की जो बातें की है वो भी महत्वपूर्ण है। आज आप और हम जिस दौर में हैं वो दौर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का है। लेकिन इस प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम लोग कहते थे मास मीडिया, जन संचार माध्यम। और आप देखेंगे कि इस मास मीडिया से मास गायब हो गया है, क्लास उपस्थित हो गया है। और आपको समझना होगा मास और क्लास का फर्क, आपको समझना होगा कंज्यूमर और सिटीजन का फर्क। अगर इन अंतरों को आप नहीं कर पाएंगे तो आपके सामने समस्याएं होंगी। ये भी हमारे समय की चुनौती है जिस पर हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ अभी आप देखिए कि जो हमारी नई सामाजिक व्यवस्था उभर रही है, हम लोग समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं। आप देखिए कि आज हमारे सामने परिवार का अस्तित्व भविष्य में रहेगा या नहीं, इसका संकट है। जब आप लिव रिलेशनशिप को मान्यता दे देंगे, बहुत सारी मान्यताएं जो हमारे पहले नहीं थी आज उसी की अनुमति दी जा रही है, तो हमारे सामने संकट है कि मूल्यों को कैसे बचाएंगे, परिवार को कैसे बचाएंगे और अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित समाज, एक सुरक्षित देश कैसे देंगे, यह भी हमारी समस्या है। इसकी तरफ भी हमको ध्यान देना होगा। इसके बाद डेमोक्रेटिक इश्यूज है। हमारा एक ऐसा गांव है जिस गांव में हम आप रह रहे हैं, जिसको मैकलुहान ने कहा ग्लोबल विलेज, लेकिन इस ग्लोबल विलेज में विलेज गायब हो रहा है और हमारे गांव हमारे हाथ से फिसलते चले जा रहे हैं। और गांव में निश्चित रूप से पंचायती चुनाव होते हैं, पंचायत राज की बात होती है, लेकिन जिस ग्राम स्वराज की बात करते थे वह हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा और है। तो ऐसे देखा जाए बहुत सारे इश्यूज हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज है। क्या आप देखिए कि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई कितनी अधिक बढ़ती चली जा रही है। और इसको मैं विशेष करके अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आज आप देखिए कि हमारे जीवन में बाजार का हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है। बाजार का हस्तक्षेप किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है कि आपकी जरूरतें बाजार तय करता है। आप बड़े एक बाजार में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो आपको इस बात का एहसास नहीं होता है कि ये चीज हमारी जरूरत में है, जरूरत में नहीं है। वहां देख करके आपको उसकी जरूरत लगती है कि ये हमारी जरूरत है। तो जब आप अपनी जरूरतों को नहीं पहचानेंगे तो आप उपभोक्तावाद के संकट में पड़ेंगे। और उस उपभोक्तावाद का संकट यह है कि हम एक ऐसे विश्व की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं जहां हर एक व्यक्ति पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, अपनी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा रहा है और बाजार के हाथ में उसका चिंतन सारा का सारा समाप्त हो गया है। गांधी जी ने वहां पर भी आपको समझाया है, कई तरीके दिए हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो गांधी जी आज की जो चुनौतियां हैं उन सब में काम आएंगे। मैंने कुछ चुनौतियों की तरफ आपका इशारा किया है और दो चार बातें कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अपनी आइडेंटिटी को आप विस्तृत कीजिए। गांधी जी की आइडेंटिटी अगर विस्तृत है तो इसका कारण यह है कि गांधी जी के पास विराट अध्ययन है, विराट जानकारी है। उन्होंने कभी भी अपने आप को संकुचित नहीं किया। मैं आपसे भी कहूंगा, विशेषकर विद्यार्थियों से, कि आपको खूब पढ़ना चाहिए, खूब लिखना चाहिए, खूब जानना चाहिए, विश्व की विविध संस्कृतियों को जानिए, विविध धर्मों को जानिए, उसकी मान्यताओं को जानिए। और जो हमारे यहाँ कहा गया आनो भद्रा क्रतु यंतु विश्वता, उसको पूरी तरह से जीने की कोशिश कीजिए। हमेशा अच्छे विचार हैं, अच्छी चीजें हैं जिसकी तरफ हमें आना होगा। और अगर हम उस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत संकुचित हो जाएंगे, बहुत आत्म केंद्रित हो जाएंगे और तब मुझे लगेगा मैं जो कह रहा हूँ यही सच है, यही उचित है, यही अच्छा है, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको इससे बिल्कुल बचने की जरूरत है, एकदम इससे निकलिए।
और जितने भी महान लोग हुए उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई नई बात कह रहा हूं। गांधी जी ने भी कहा कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। ये बातें हमेशा होती आई है। तुलसीदास ने भी कहा कि मैं जो बात कर रहा हूं नई नहीं है, पहले भी लोगों ने कही है। तो आप पहले के लोगों ने क्या कही है ये तभी समझ पाएंगे जबकि आप अपने आप को विराट से जोड़ेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, अपने छोटे अहंकार, छोटे ईगो से बाहर निकलेंगे और अपने आप को विराट बनाने की कोशिश करेंगे। समय का थोड़ा संकेत दिया गया था, इसलिए कुछ बातों को बहुत संक्षेप में ही रखने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी की पर्सनालिटी को अगर एक शब्द में कहा जाए तो मैक्स वेबर ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी, चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता। तो गांधी जी के काम में अगर ट्रस्ट का लेवल बहुत नीचे चला जाए तो संस्था में संकट आएगा, है ना सर? तो गांधी जी पूरे देश में विश्वास के स्तर को, यकीन के स्तर को, भरोसे के स्तर को सबसे ऊपर उठाना चाहते थे। और आज के समय में हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ट्रस्ट का संकट खड़ा हो गया है। गांधी जी के साथ दिक्कत ये भी है हम लोग को समझने में कि गांधी जी केवल फिलोसोफर होते हम बात कर लेते, गांधी जी केवल आंदोलन किए होते तो भी हम समझ लेते। गांधी जी कई काम साथ साथ कर रहे थे। गांधी जी आंदोलन भी कर रहे थे, सोशल रिफॉर्म भी कर रहे थे, आजादी की लड़ाई भी कर रहे थे, संत की भूमिका भी निभा रहे थे और जिन अंग्रेजों के खिलाफ हम खड़े थे उनको भी विश्व नागरिक के रूप में वो समझ रहे थे, उनकी कमियों को भी वो समझते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसमें कि हमको लगता है हम किसी का अगर विरोध करेंगे तो उसके पास नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो हमारी बात से असहमत हो जाएगा, तो फिर हमारे सामने संकट आएगा। लेकिन आप देखेंगे जब गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया तो लंका शहर के मजदूरों के सामने भी संकट आया। और गांधी जी जब बोलने सम्मेलन में वहां जाते हैं तो लोगों ने कहा कि वहां आपका बहुत विरोध होगा, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन गांधी जी को वहां पसंद किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि गांधी जी के पास जो दो चीजें थी, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, बहुत बड़ी चीजें हैं, सत्य और अहिंसा। इन दोनों को थोड़ी सी चर्चा जरूर कर रहे हैं। ट्रूथ आप देखिए कितनी बड़ी बात है। रोमारोला ने कहा कि गांधी जी हमेशा अपने आप को बदलते रहते हैं और आपको भी जीवन में अगर प्रगति करनी है तो नए विचारों का स्वागत कीजिए। बेहतर कुछ मिल जाए कि कोई बेहतर रिश्ता मिल गया, बेहतर सामान मिल गया, सारे संबंधों को नजरअंदाज कर दीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। अगर आपको श्रेष्ठ विचार मिलते हैं, अच्छे विचार मिलते हैं जो आपको ऊंचाई तक ले जाते हैं, तो आपको पूरी कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि आप उन चीजों को हासिल कीजिए। गांधी जी ने शुरू में कहा था ईश्वर सत्य है। अब इसमें कहने में दिक्कत क्या थी कि जो लोग ईश्वर को नहीं मानते वो गांधी जी के साथ नहीं आ सकते। इसलिए जब गांधी जी बाद में कहते हैं ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है, तो आप देखेंगे कि गांधी जी एक ऐसी अवधारणा देते हैं क्योंकि सत्य की तलाश संत को भी है, सत्य की तलाश दार्शनिक को भी है, सत्य की तलाश वैज्ञानिक को भी है। तो आप अपने जीवन में इस तरह से परिवर्तन रखिए। और अहिंसा के बारे में भी ये बताना हम जरूरी समझते हैं कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि अहिंसा का मतलब कायरता, अहिंसा का मतलब डर। ये दोनों बातें गलत हैं। आज हम लोग एक्टिविस्ट शब्द का, आंदोलनकारी शब्द का या किसी मामले में सक्रिय लोगों की चर्चा बहुत करते हैं, एक्टिविस्ट शब्द। लेकिन गांधी जी जब एक्टिविस्ट शब्द की बात करते थे, सक्रिय लोगों की बात करते थे, सत्याग्रही की बात करते थे, तो उन्होंने कुछ 11 बिंदु बताए थे कि सत्याग्रही के ये सारे के सारे गुण होने चाहिए। सीधे आप सत्याग्रही बन जाएंगे, तुरंत आप उठे किसी मुद्दे के पक्ष में विपक्ष में खड़े होंगे, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि गांधी केवल सफलता को सब कुछ नहीं मानते थे, वो मानते थे कि हमको सही तरीके से, उचित तरीके से, वैध तरीके से, मान्य तरीके से सफलता हासिल करनी चाहिए। आपका डिसीजन सही है। गांधी जी का जन्म तक 4-6 लाइनों का है, लेकिन आप उसे पढ़िए, बहुत काम की चीज है। अहिंसा के बारे में हम इसे ज्यादा लोग समझते हैं कायरता, तो कायरता जैसी चीज नहीं है। 3 तरह की अहिंसा होती है। एक वो अहिंसा होती है कि औचित्यपूर्ण, जैसे मान लीजिए हमको डायबिटीज हो जाए तो चीनी खाना बंद कर दे, मीठा खाना बंद कर दे क्योंकि मेरे सेहत के लिए ठीक नहीं है। उसी प्रकार से अगर डॉक्टर को मना कर दे कि मांस नहीं खाएं तो ठीक है भाई, मांस नहीं खाते, मांसाहारी नहीं है, तो ये हमारा औचित्यपूर्ण है, एक वजह है मेरा मांसाहार छोड़ने का।
ये एक वजह है हमारे पास अहिंसक होने का। गांधी इसकी बात नहीं करते। दूसरा है, जैसे इकबाल जैसे कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति है, हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, तो हम कहते हैं जाओ उसको माफ कर दिए। गांधी इस अहिंसा की बात नहीं करते, और माफ करना बहुत मुश्किल काम होता है। जब आपके जीवन में ऐसा कभी लगे कि किसी व्यक्ति ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया और आप कहते हैं मैंने उसे माफ कर दिया, विचार कीजिएगा, आप माफ नहीं करते। आप देखिएगा जब उसकी सफलता की खबर आपको मिलती है, जब उसकी समृद्धि की खबर आपको मिलती है और आपको अच्छा लगता है, तब आप वास्तव में माफ करते हैं। तो गांधी जी इन दोनों ही तरीकों से सहमत नहीं थे। गांधी जी का कहना था कि जब आप ये समझते हैं कि हमारे भीतर जागृति आ जाती है, हम इनलाइटेंड हो जाते हैं, हम जब महसूस करते हैं जो हम हैं वही सर हैं, वही आप हैं, हमारा ही विस्तार सब में है। जब हम छोटी छोटी संकीर्णताओं से ऊपर उठ जाते हैं, खुद की तरह सबको देखने लगते हैं, हमारी चेतना का विस्तार हो जाता है, तब जो हम अहिंसक होते हैं वह अहिंसा असली है। और वो केवल कर्म से नहीं होनी चाहिए, मन और वचन से भी अहिंसक होना चाहिए। इस प्रकार से इन दो अवधारणाओं की बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे इस अनुरोध के साथ गांधी जी को पढ़िए, जरूर पढ़िए, और बिना पढ़े गांधी जी पर बात मत कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें गांधी जी की प्रासंगिकता को समझाया और वैश्विक स्तर पर किस तरह से इस समापन सत्र के हमारे मुख्य अतिथि मुकुल पांडे जी, महाविद्यालय के मुखिया संरक्षक, मेरे बड़े भाई के समान जिसका सदैव आशीर्वाद और प्यार मिला है, डॉक्टर मुरलीधर राम सर, मेरे मित्र और गुरु तुल्य मैं मानता हूँ डॉक्टर रवि कुमार मिश्रा जी को। वास्तव में उनके उद्बोधन से आप लोग बहुत लाभान्वित हुए होंगे। उनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है। उनके लिए मेरी ओर से एक बार आप लोग मंच पर विराजमान मेरी बहन वर्षा, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर गुप्ता जी, कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अवधेश मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर यशवीर सर, जिनका आशीर्वाद और प्यार मुझे सदैव मिला है और मिलता रहेगा, इस चीज को मुझे पूरी संभावना है, पूरा विश्वास है। ब्रजेश जी, विनोद कुमार पांडे जी, मेरे छोटे भाई प्रिय अनुराग जी, माया मैडम, रुखसाना, महाविद्यालय के प्रिय छात्र छात्राएं और महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक गण, सभी शिक्षिकाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस गांधी दर्शन की प्रासंगिकता और वर्तमान भारत की वैश्विक चुनौतियां पर मुझे भी बोलने का अवसर दिया गया। मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें हो चुकी है और बहुत सारी बातों के आदर्श महात्मा गांधी जी तो थे ही, लेकिन मैं तो समझता हूँ इस महाविद्यालय के मुखिया भी हम लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में हैं। उनके लिए जोरदार तालियां वो हमेशा हम लोगों को गाइडेंस करते हैं और साथ ही साथ महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए पूरे महाविद्यालय की स्वच्छता का ध्यान देखते हैं और जहां पर आते हैं उसकी भी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। अवधेश जी से मेरी बात हुई थी क्योंकि आप लोगों के बीच में एक प्रमुख वक्ता इस सेमिनार में जो आने वाले थे, अपरिहार्य स्थिति ऐसी आई
कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, वो नहीं आ पाए। यदि वो आए होते तो निश्चित रूप से आप लोग बहुत ज्यादा लाभान्वित होते। प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी सर, उनके विचार हम लोगों ने बहुत सुना है और गांधीयन स्टडी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस समय डायरेक्टर हैं और उनके गाइडेंस पर डॉक्टर अवधेश जी ने गांधी दर्शन की प्रासंगिकता और वर्तमान भारत की वैश्विक चुनौतियां टॉपिक का चुनाव किया और इसमें आप देख रहे होंगे अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है, रेलेवेंस ऑफ गांधीयन थॉट एंड ग्लोबल चैलेंज फेस बाय कंटेम्पोररी इंडिया। यहाँ पर थॉट शब्द का जिक्र किया गया, वहां दर्शन शब्द का जिक्र किया गया है, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि दर्शन का मतलब फिलॉसफी होता है, लेकिन यहाँ पर थॉट शब्द का प्रयोग किया गया। अब प्रश्न उठता है कि ये थॉट शब्द का तो इसीलिए थॉट शब्द को हटाना नहीं है, कोई कितना भी विरोध क्यों न करे, लेकिन थॉट शब्द बना रहना चाहिए। और इसके लिए मैं डॉक्टर अवधेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस सेमिनार के टॉपिक को उन्होंने थॉट शब्द बनाए रखा। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अगर वहां पर दर्शन के स्थान पर विचार होता ना तो मजा नहीं आता, इसलिए वहां पर दर्शन शब्द भी सही है और यहाँ पर थॉट शब्द भी सही है। मतलब कि अंग्रेजी में थॉट, हिंदी में दर्शन। हाँ, हिंदी में दर्शन, वहाँ पर तो वो सही है दोनों। इसका मतलब अर्थ भी दोनों का अलग अलग नहीं, अर्थ अलग अलग नहीं, लेकिन मैसेज एक ही जा रहा, मैसेज एक जा रहा, इसलिए महत्वपूर्ण है। हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें बोली है और हम समझते हैं समय बहुत कम है, जिस चीज को मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। गांधी दर्शन पर या गांधी के आंदोलन पर आपने मेरे विचार इस महाविद्यालय में बहुत सारे आप लोगों ने सुना है कि नहीं, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर आप लोगों का प्रकाश डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो सोचा आज का दौर वास्तव में वैश्वीकरण का दौर है और वैश्वीकरण में पूरी दुनिया बदल रही है। और इस कोरोना काल में तो आपने देखा होगा, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती कहा करते थे, वेदों की ओर लौटो, और इस कोरोना कालखंड ने हमको याद दिला दिया गांव की ओर लौटो। बहुत बड़ी बात है, यानी हमको जीवन कहाँ मिल सकता है? शहर में नहीं, गांव में मिल सकता है। और इसी गांव के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना महात्मा गांधी जी करते। अब प्रश्न उठता है कि ये गांव आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है? क्या पूर्व का गांव आत्मनिर्भर था कि आज का गांव आत्मनिर्भर है? आपको यह मैं बताना चाहता हूं कि गांव में आज भी 68.84% आबादी रहती है। 68.84 आबादी गांव की है। इसका मतलब हुआ 68 पॉइंट है तो 31.16% आबादी केवल शहर में रहती है। तो गांव आज भी शहर में भारी है। इसीलिए कोरोना कालखंड में गांव में पलायन हुआ। गांव में लोगों को ये महसूस हुआ यहाँ पर तो हम जी सकते हैं, शहर में तो जीवन ही नहीं है। ये ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, मैकलुहान की बात करते हैं, मैं तो ग्लोबल फैमिली की बात करता हूँ, क्योंकि जमाना बदल गया है। ग्लोबल विलेज की बात करना ठीक नहीं है। आज सब कुछ आपके घर में उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, आपके पास गूगल है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है। संचार क्रांति के जितने भी उचित उपकरण हैं वो आपके पास है। तो ग्लोबल विलेज कंसेप्ट हम क्यों ढूंढते हैं? हम ग्लोबल फैमिली की क्यों नहीं बात करते? क्योंकि बदल रहा है। और वही बात आ गई वसुधैव कुटुंबकम की बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ग्लोबल फैमिली की मतलब वसुधैव कुटुंबकम, सब कुछ घर में ही है। वर्क फ्रॉम होम के तहत आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा, घर से ही पठन पाठन का काम हुआ है। तो वर्क फ्रॉम होम किसका इंडिकेशन है? ग्लोबल फैमिली का, वसुधैव कुटुंबकम का।
कि आज बैठे बैठे घर से ही हम लोग ज्ञान को अर्जित कर ले रहे हैं। ये सब बहुत बातें हैं। गांधी जी का वास्तव में कोई दर्शन नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गांधी जी अपने दर्शन में हमेशा परिवर्तनशील रहे हैं और सत्य अहिंसा सत्याग्रह कोई उनका विचार नहीं है, वह सदियों पुरानी परंपरा उनसे है। वो खुद ही कहते हैं कि सत्य अहिंसा ये उतनी ही प्राचीन है जितना इस देश की पहाड़ियां। तो पहाड़ियों इतना प्राचीन, तो इनका कोई व्यक्तिगत दर्शन नहीं है। और इन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि मैं अपनी विचारधारा को समय के साथ बदल सकता हूँ। आज मैं जो कह रहा हूँ कल जो है वह परिवर्तित हो सकता है। अब मैं प्रश्न करता हूँ आप लोगों के सामने, गायब हो रहा है, लेकिन मैं ये ऐसा नहीं मानता हूँ। सोशलिज्म का इफेक्ट आज भी बहुत ज्यादा है, कम्युनिज्म का इफेक्ट आज भी ज्यादा है, लेकिन विश्व में जो मैक्सिमम आबादी है कैपिटलिस्ट देशों की वह 35 से 40% है। ज्यादातर आबादी जो है 60 से 65% आबादी या तो सोशलिज्म की है या तो कम्युनिज्म की है या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जो इस विचारधारा को पालन करते हैं। तो कैपिटलिज्म क्यों हावी होता जा रहा है, ये आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं कैपिटलिज्म की तो बात हम कर रहे हैं, गांधी जी किसकी बात करते हैं? गांधी जी न कैपिटलिज्म की बात करते हैं, न सोशलिज्म की बात करते हैं, न कम्युनिज्म की बात करते हैं। गांधी जी का दर्शन वास्तव में इन सब विचारधारा से अलग ट्रस्टीशिप का दर्शन है। अब प्रश्न उठता है कि ये ट्रस्टीशिप क्या है? ऐसी बात गांधी जी क्यों कहते हैं? ट्रस्टीशिप में किसी की व्यक्तिगत कोई संपत्ति नहीं होती है, ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट का मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता और ट्रस्ट में सबको जीवन मिलता है। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ। मैं तो बनारस में पढ़ा रहा हूँ काफी दिनों तक, और बनारस में एक बाबाओं का ट्रस्ट है, गढ़वा घाट ट्रस्ट। मैंने वहां पर देखा है ट्रस्ट में बहुत सारे बाबा लोग रहते हैं और वहां पर वो जिसका जो सिस्टम है उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग वो रहते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सबको अच्छे ढंग से मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए गांधी जी ने जो आश्रम स्थापित किए, चाहे फोनिक्स आश्रम हो, चाहे टॉलस्टॉय आश्रम हो, चाहे साबरमती आश्रम हो, चाहे अनासक्ति आश्रम हो, चाहे सेवाग्राम हो, हर जगह ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को ही पालन किया गया है। यानी कि न कैपिटलिज्म की व्यवस्था यहाँ पर सफल सही ढंग से हो सकती है, न सोशलिज्म की व्यवस्था सही ढंग से सफल हो सकती है, न कम्युनिज्म सफल हो सकता है। अगर सफल हो सकता है तो ट्रस्टीशिप को सफल हो सकता है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज इस गांधी जी के दर्शन को कोई मानने को तैयार नहीं है। आज ग्लोबल दुनिया में कैपिटलिज्म की ओर हम अग्रसर होते जा रहे हैं। स्थिति आने वाला दिन जो है हमारा नहीं होगा, बहुत खराब दिन आने जा रहा है। इस चीज को मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ। जहां तक ग्राम स्वराज की बात है, गांधी जी के ग्राम के संदर्भ में जो विचार हैं, गांव कैसा होना चाहिए, गांव में कैसे जीवन जीना है, गांव किसी प्रकार से संचालित होनी चाहिए, तो इसमें कई प्रकार के उनके दृष्टिकोण हैं। पहले तो गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना चाहिए, और आत्मनिर्भर कैसे होगा? वहां की जरूरत की चीजें वहीं के लोग उपलब्ध करा सकें। जो भी जरूरत की चीजें हैं, जैसे पढ़ाई का काम, तालीमी शिक्षक संघ की बात करते हैं, गायों के प्रोडक्शन के लिए गाय रक्षक संघ की बात करते हैं। इसके अलावा विलेज इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए विलेज इंडस्ट्री की बात करते हैं, जिसके माध्यम से गांव को अच्छे ढंग से संचालित किया जा सकता है। विलेज इंडस्ट्री क्या है? होटल उद्योग है, छोटे छोटे पैमाने पर। और इसीलिए वो कहते हैं मासेस ऑफ प्रोडक्शन की वो बात नहीं करते हैं, प्रोडक्शन बाय मासेस की बात करते हैं। यानी
जनपुंज उत्पादन की बात करते हैं, पुंज उत्पादन की वो बात नहीं करते हैं। यानी हर व्यक्ति के हाथ में काम मिलना जरूरी है और उसी से जो है देश की तरक्की हो सकती है, उसी से गांव की तरक्की हो सकती है। प्रत्येक आदर्श ग्राम के लिए उनकी जो संकल्पना है कि गांव की जरूरत की चीजें गांव में ही मिलनी चाहिए। जैसे गांव के लिए चारागाह होना चाहिए, गांव के बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह होना चाहिए, गांव के लिए पशुवाड़ा होना चाहिए, गांव के लिए सब्जी भाजी उगाने का जगह होना चाहिए, कपास के लिए जमीन होनी चाहिए, है कि नहीं। और गांव भी अगर जो आज व्यक्तिगत पूंजी की बात करते हैं, व्यक्तिगत पूंजी की बात पर जैसे कि जमीन की रजिस्ट्री होती है ना, गांव को भी अगर एक ट्रस्ट में परिवर्तित कर दिया जाए तो मुझे लगता है गांव की भी तरक्की जो है ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। और इसीलिए वह ग्राम पंचायतों की बात करते हैं, लेकिन आज की पंचायत नहीं है। आज की पंचायत कैसी बिगड़ गई है, लोग वोट बैंक की राजनीति के तहत गांव में बढ़ गए हैं और गांव की जो दयनीय दशा है उसको सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सभी लोग लगभग गांव से ही जुड़े हुए कर सके, गांव की शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य कर सके, गांव के बच्चों के मैक्सिमम विकास के लिए कार्य कर सके, गांव की जरूरतें पूरी करने के लिए काम कर सके। लेकिन आज की तरह नहीं कि गांव को लूटने का काम कर सके, क्योंकि ग्राम के प्रधान ज्यादातर विकास के नाम पर जो है, क्योंकि पैसा खर्च करके चुनाव लड़ते हैं, तो पैसा खर्च के चुनाव लड़ते हैं तो पहले पैसा निकालते हैं, उसके बाद लूटते हैं, फिर आगे की तरक्की का पायदान ढूंढते हैं। तो ये स्थिति पैदा हो रही है, यह संकल्पना महात्मा गांधी की नहीं थी। इसीलिए वो आगे की बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो अंत्योदय की बात करते हैं, यानी हर गरीब के उत्थान की बात करते हैं। इसीलिए अंत्योदय से सर्वोदय की बात करते हैं कि पूरे समाज का विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, यानी सबके कल्याण की संकल्पना जो है गांधी की संकल्पना है। सबका विकास, सबका साथ, सबका कल्याण, लेकिन सही ढंग से उसको पालन किया जाए तब तो सही ढंग से गांधी जी का दर्शन को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये सब प्रमुख बातें हैं। गांव के लोगों के स्वास्थ्य की बात करते हैं कि गांव के लोगों का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सकता है। आज की तरह मेडिकल पद्धति की वो बात नहीं करते हैं। नेचुरल जो प्रोडक्ट है, गांव के बहुत सारे औषधि पौधे हैं, जैसे कि आप लोगों ने कोरोना कालखंड में किसका ज्यादा काढ़ा पिया है, गिलोय का। हमने भी इस कोरोना कालखंड में अपनी छत पर एक गिलोय का पौधा लगा लिया और उसको भी मैंने खूब सेवन किया है। हल्दी का तो खूब इस्तेमाल किया ही है। तो ये सब चीजें जो गांधी जी के दर्शन में है, गांधी जी जिसकी बात करते हैं वो यही सी चीजें कि प्रकृति के साथ रह करके प्रकृति का हम के छेड़छाड़ बिना किए हम गांव का विकास कर सकते हैं। इसीलिए वह जो है कहते हैं कि ये जो वर्टिकल विकास हो रहा है, वर्टिकल विकास दो प्रकार के विकास की संकल्पना है, एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल विकास की गांधी जी की संकल्पना है, जबकि वास्तव में आज का दौर जो वैश्विक दौर चल रहा है वो हॉरिजॉन्टल विकास की बात करता है। इसीलिए वह कहते हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में जो भवन बनाने की सामग्री उपलब्ध हो उसी से मकान बनना चाहिए। अगर पत्थर उपलब्ध हो तो पत्थर का मकान बने, घास फूस उपलब्ध हो तो घास फूस का मकान बने, मिट्टी उपलब्ध हो तो मिट्टी का मकान बने, यानी कि नेचुरल विकास की बात करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि नहीं जो है आज जो है 20 मंजिले फ्लैट में आप रहिए और भूकंप आए तो पूरा का पूरा धराशायी हो जाए। और इसका उदाहरण आपने अभी देखा है कि तपोवन चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ग्लेशियर टूट गया और ग्लेशियर में लगभग 200 के आसपास कहाँ गए ये पता नहीं है कि नहीं। यहाँ तक कि पानी का वेग इतना तेज बहाव था उसमें बहुत सारे लोग बह गए। तो ऐसे विकास की संकल्पना का वो विरोध करते हैं। मैं मानता हूँ कि आज का दौर भौतिकवादी दौर है। इस भौतिकवादी दौर से वो निकालने की बात करते हैं कि भौतिकवादी नहीं बनना है। भौतिकवाद समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि भौतिकवाद एक प्रकार की समस्या है।
है कि नहीं? तो इससे निकालने की बात करते हैं। तो गांधी जी पर जितना भी देखिए, गांधी जी के लिए मैं तो समझता हूँ ये 2 दिन का सेमिनार जो है प्रमुख नहीं है, क्योंकि उनका दर्शन जो सत्य को प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया हो और जिनका जीवन जो है बहुत सारे के विचारधाराओं को लेकर के आगे बढ़ा हो और जो विदेशों में अपनी छाप छोड़ी हो, केवल इंडिया की बात नहीं भाई, सत्य अहिंसा सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में, है कि नहीं? और जो जनरल स्मार्ट्स था, जो वहां का जनरल था, उसने स्वयं उनको गांधी जी ने अपने हाथ से बना हुआ जूता भेंट किया था। जब वहां से आ रहे थे जूता भेंट किया था, तो स्वयं कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति का जूता पा करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ जिसके सामने मेरा भी सर नतमस्तक हो जाता है। यानी जो घोर विरोधी रहा है वह भी उनके सामने उनकी विचारधाराओं से, उनके सत्य अहिंसा के सिद्धांत से, उनके सत्याग्रह के विचारों से, उनके अहिंसावादी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर के उनके सामने नतमस्तक होता है। आर्नल्ड टॉयनबी जैसा इतिहासकार उनके बारे में कहता है कि मैं जिस पीढ़ी में पैदा हुआ हूँ वह स्टालिन और हिटलर संबंधित रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और निश्चित रूप से आज हिटलर के बारे में भी बात करें, चाहे स्टालिन की बात करें, तो दोनों में कौन प्रासंगिक ज्यादा है? गांधी प्रासंगिक है। आज दुनिया की जो आइडियोलॉजी है, या तो गांधी की आइडियोलॉजी है, या तो मार्क्स की आइडियोलॉजी है, या तो कैपिटलिज्म विचारधारा के रखने वाले लोगों की आइडियोलॉजी है। तो इस आइडियोलॉजी में भारत का, अगर आप आत्मनिर्भर भारत की हम संकल्पना करते हैं तो गांधी दर्शन को हमको अपनाना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि इस दर्शन में भौतिकवाद नहीं है, लेकिन वास्तव में समाज का, देश का सर्वांगीण विकास इसी दर्शन में है। अगर इस दर्शन को हम फॉलो करेंगे तो सबका हित होगा, सबका कल्याण होगा, सबका विकास होगा, तभी हम बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय बहुत लेट हो गया है, इसलिए जो है मैं इन्हीं बिंदुओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। गांधी का दर्शन, गांधी का जीवन ही दर्शन। इसमें भी आर्ट और फिलॉसफी दोनों चर्चा हुई थी। मैंने भी गौरव साथी से बात किया इसी तरह से, तो बोले कोई व्यक्ति का विचार है, थॉट होता है, वो तब तक रहता है जब तक वो जीवित रहता है। उसके मरने के बाद अगर वो बिल्कुल सर्वमान्य हो जाए तो दर्शन। तो कहते हैं गांधी का जीवन ही दर्शन। जब तक नहीं तब तक उनका विचार था, थॉट था। इसमें और बनारस के 2 मिनट का समय दें सर। हिंदी और अंग्रेजी में जब शब्दों का चयन करते हैं तो हमें उस परिवेश को जीना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा शब्द है पिता। अगर हम हिंदी में पिता का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति का, एक बच्चे का एक ही पिता होगा हिंदी परिवेश में। लेकिन वही शब्द पिता अगर हम फादर में ट्रांसलेट कर देते हैं तो उसके पिता, जब एक बच्चा इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाता है तो उसको स्कूल में भी फादर मिलते हैं, घर पे भी फादर मिलते हैं, और बहुत सारे फादर उसको स्कूल चेंज, जितना स्कूल चेंज करेगा उतने फादर मिलेंगे। लेकिन क्या एक बच्चे के जो हिंदी परिवेश में जी रहा है उसके एक से ज्यादा पिता हो सकते हैं? नहीं हो सकते है, एक ही शब्द एक ही है, लेकिन उसका जब परिवेश है हमको शब्द के साथ उसके परिवेश को देखना पड़ता है। और जहाँ तक बात थॉट की है, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो इंडियन फिलॉसफी लिखा है उसकी प्रस्तावना में ही उन्होंने लिखा है। उसको हमने पढ़ा बाद में, हमको जब कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा, मैंने ये सोचा कि कहीं ऐसा नहीं मैं गलत चीज को अपने सही किए जा रहा हूँ, तो उसको मैंने उसकी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि दर्शन का आधार थॉट होता है, और थॉट जो है वो दर्शन की एक सीढ़ी, और उसी सीढ़ी में जो है चढ़ते चढ़ते जो है वो दर्शन को आधार प्रदान करता है। और इसीलिए थॉट और दर्शन एक दूसरे के जो है
वो समानार्थी शब्द है, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो दर्शन और थाट, इसका जो वैज्ञानिक पहलू, अगर विज्ञान में कोई भी आविष्कार देखेंगे, चाहे आर्किमिडीज के जमाने की, आइंस्टीन के जमाने से पहले न्यूटन के, तो उसमें कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ करता था, सब हम दार्शनिक कहते हैं। जी, आगे वैज्ञानिक कहते हैं। हाँ, आगे वैज्ञानिक कहते थे, तो उनके वो विचार थे, वैज्ञानिक तरीके थे, सर्वमान्य हुए, फिलोसफर बन गए, हम उनको विज्ञान में लेते हैं, सब लोग वैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि वो प्रूफ सत्य से प्रूफ किया जाता है एक्सपेरिमेंट के साथ। जी, ठीक है, कंटिन्यू करें। हाँ, तो ये जो है चर्चा जो थी, और उन्हीं भी चीजें मैं इसको स्वीकार करता हूँ, कभी भी कोई मन में संशय नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं कोई त्रुटि किसी होती है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। तो थाट और दर्शन को जो है, जैसे वही सब जो फिलॉसफी में आता है, फिलॉसफी का शब्द नहीं आपको बताया, फिलॉसफिया जो शब्द बना हुआ है वो अलग है, और जब हम उसी शब्द को दर्शन को हिंदी में इस्तेमाल करते हैं उसके मायने बदल जाते हैं। तो शब्दों के प्रयोग किस भाषा में आप कर रहे हो, उसी हिसाब से उसके संदर्भ बदल जाते हैं, उसके मायने बदल जाते हैं। और इसीलिए जो ये दर्शन शब्द था, उसका थाट जो रूपांतरण रखा गया वो जानबूझ के रखा गया था, क्योंकि फिलॉसफी का जो अंग्रेजी शब्द है वो थोड़ा सा उसमें जो है वो आ जाता है, नैरोनेस आ जाता है। सेमिनार के ये उद्देश्य है कि उसको हम लोग फिलॉसफी थाट तो जाने। हाँ, नहीं निश्चित रूप से देखिए, समष्टियाँ तो आयोजित ही इसलिए की जाती है, जब तक वाद विवाद ना हो तब तक संगोष्ठी का मतलब क्या है? संगोष्ठी का मतलब क्या है? जब तक वाद विवाद ना हो या जानकारी ना हो, इससे एक आइडिया लगता है कि क्या है। धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी हैं। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अच्छे वक्ता के साथ साथ अच्छे श्रोताओं का होना भी बहुत आवश्यक है। ये सही है कि हमारे बीच में हमारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो तो बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, लेकिन एक विद्वान श्रोता के रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं, और समय के अभाव के कारण हम आपको वक्ता के रूप में आमंत्रित नहीं कर सके, इसलिए क्षमा याचना भी है आपसे। और आपके स्वागत के लिए, आपका आभार प्रकट करने के लिए मैं हमारे आयोजन सचिव से अनुरोध करती हूँ, वे आए और अनुमति प्रदान कर आपका स्वागत। और इसी क्रम में मैं डॉक्टर से आज तक वो लगातार सभी वक्ताओं को उन्होंने सुना है, और जब तक आप डॉक्टर बालकृष्ण जी ने जो बातें कही, उन्होंने वेदों की ओर लौटो और गांव की ओर लौटो की तुलना की गांधी जी के संदर्भ में, कि गांधी जी ने भी गांव को बहुत महत्व दिया था। आपने पंचायत के बारे में भी बताया, अंत्योदय से सर्वोदय की ओर जो यात्रा थी उसकी भी चर्चा की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी के लिए। और आपकी चर्चा के साथ ही जो एक विशेष चर्चा अंत में हुई थॉट और दर्शन को लेकर के, उसने भी हमारा बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धन किया। सत्र को समापन की ओर ले जाने के लिए हमारे संयोजक डॉक्टर श्री गौतम गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और किसी भी समारोह की एक औपचारिकता होती है, जब तक हम अपने भावनाओं को शब्दों से व्यक्त न करें तो शायद उसको रिकॉग्नाइज कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि हम जानते हैं आज के समय में एक दौर है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो एक हमारी मजबूरी भी है, हम अपनी हाथी भावनाओं को मजबूरी पर दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं यदि किसी का व्यक्तित्व ऐसा है और किसी व्यक्ति की भूमिका ऐसी है जिसके लिए अंदर से आवाज आती है कि हाँ ये धन्यवाद भूमिका के लिए, फिर भी मैं इस वैलिडिटी फंक्शन के
आज की जो मुख्य अतिथि जो हमारे बीच अभी नहीं है, डॉक्टर अंकुर पांडे जी, मैं उनका बहुत आभार इस महाविद्यालय परिवार की तरफ से करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से अपना एक थोड़ा सा 1.5-2 घंटे का समय निकाला। वो डॉक्टर हैं और उनके पास बहुत सारे इस तरह के कार्य होते हैं, फिर भी उन्होंने समय दिया और हमारे कहने पे, हमारे ऑनलाइन सेक्रेटरी के कहने पे वो हमारे कार्यक्रम की शोभा बने, उसके लिए मैं डॉक्टर अंकुर पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ। इस फंक्शन के जो हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे बड़े भाई, हमें बहुत छोटा भाई ही मानते हैं, डॉक्टर बागेश्वर सर, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त इस परिवार से जुड़े हुए हमेशा की भी किसी भी अवसर पे हमारे बीच उपस्थित रक्षा पाना हमारे मैं कह सकता हूँ कि हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, एक क्रिटिकल सोशलिस्ट हैं, एक आलोचक समाजशास्त्री हैं, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रवि प्रकाश मिश्रा जी, जिन्होंने काफी अच्छी तरीके से एक समाजशास्त्री भाषा में गांधी दर्शन की बात, गांधी विचारों की बात आपके सामने रखी। और शायद मुझे लगता है कि क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आप उनकी बातों की गहनता को अभी नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने कहां से शुरू की और बात ले जाके कहां खत्म की। उन्होंने अपनी बात एंशिएंट सोसाइटी से उठाया और पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटी तक, जो सबसे मॉडर्न सोशलिस्ट माना जाता है, जिन्होंने रिच सोसाइटी का कंसेप्ट दिया था, उसको लाके छोड़ा है। तो ये थोड़ा सा हमारे विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी एक कठिन सी बात होगी समझने की, लेकिन मैंने समझा कि सर ने कितनी गहराई से बात को कहां से कहां ले आके जोड़ा है, अपनी बात रखी है, तमाम इश्यूज पे उन्होंने बात करी। आपसे हमारा संबंध करीब 10-12 साल पहले हम लोग ट्रेन में चलते थे और हम इनके साथ आते जाते थे, तो इनकी बातें सुनते थे, बहुत ही क्रिटिकल, हर बात पे इतनी अच्छी आलोचना। और शायद मैं ये मानता हूँ कि जितना इन्वॉल्व ये एकेडमिक एक्टिविटी में रहते हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी, कई पेपर छापे, और जब भी ये बातें करते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम एक आदमी ऐसा है जो इतना एकेडमिकली एक्टिव है। आज के एकेडमिक एक्टिविटी गायब होती जा रही है, हम प्रशासनिक कार्यों की ओर लिप्त होते जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई, अध्ययन अध्यापन को छोड़ते जा रहे हैं। उस दौर में आप इतना बढ़िया एकेडमिक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसके लिए सर मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं बहुत ही गदगद हूँ, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं बहुत ही आभारी साथ ही एक विद्वान श्रोता की तरह आपने हमारा सम्मान बढ़ाया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। हमारे बड़े भाई भी हैं, वो जा चुके हैं, उनको जाना था। वो हमारे निवेदन पे आप लखनऊ से चल के आते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ एक भाई की तरह से व्यवहार करते हुए अपना योगदान इस सेमिनार में भौतिक रूप से, मानसिक रूप से हमेशा मुझे देते रहते हैं, हम लोग को देते। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले 3 दिन से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिन रात। परसों रात में 9 बजे 9:30 बजे हम लोग गए, सुबह फिर अगले दिन, इस तरीके से लगातार हर तरह के सहयोग में हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो डॉक्टर माया यादव है हमारे महाविद्यालय की, मैं बताना चाहूँगा कि इस सेमिनार को संपन्न कराने के लिए, संगोष्ठी को संपन्न कराने के लिए बहुत सारी कमेटियाँ बनी और बहुत सारे कार्य वितरित किए गए और हर कार्य को उनको टेक्निकल वर्क दिया गया था, उन्होंने बखूबी उसको निभाया। मैं उसका उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हमारे यहाँ पे जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे बड़े भाई की तरह से हैं, हमारे गार्जियन हैं, डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद जी, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि वो कोई ऐसी विचारधारा, ऐसा कॉन्सेप्ट हमें देते हैं कि हम कुछ नया करके देने को लगते हैं। हमारे जो बड़े भाई के रूप में डॉक्टर यशवीर सिंह सर हैं, वो हमेशा हमारे साथ एक आत्मिक बल, आध्यात्मिक बल के रूप में खड़े रहते हैं। कभी भी आज पिछले 4 दिन से 6 दिन से हमसे पूछते थे कि गौतम जी सब ठीक है ना, सब चल रहा है ना, सब बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत होगी तो परेशानी आप बताइएगा। तो
प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं, उनकी रुचियां अलग अलग होती हैं। तो आपकी रुचियां सब दूसरे तरह की है। जो भी लिखने वाली, पढ़ने वाली, डॉक्यूमेंटेशन की जो एक्टिविटी है, बहुत सारे मुद्दों पे आपसे संपर्क मुझे करना पड़ता है, आपसे पूछना पड़ता है, और आप हर चीज को आगे बढ़ के करते हैं। जितने भी इस तरह की जो राइटिंग एक्टिविटी है, आप उसके लिए हमेशा हमारे साथ, चाहे रात में 10 बजे फोन करूँ, 11 बजे फोन करूँ, आप उसको सुबह हाजिर करते हैं हमारे सामने। आपका सर मैं बहुत आभारी हूँ आयोजन समिति की तरफ से। उसके बाद मैडम है जो संचालक के पद पे इस समय है, और इस 2 दिनों से इस कार्यक्रम को बखूब प्रारंभ से लेके इस अंत तक आप उसको अंजाम दे रहे हैं। हम आयोजन समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत डॉक्टर सेजा सिंह, जिनको मैंने 2-3 कामों के लिए दिया था, आपको मैंने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया था, इन्विटेशन का काम दिया था, बखूबी उन्होंने निभाया। और मैडम की विशेषता है कि जो काम कहा जाता है उस काम को बहुत ही लगन के साथ करती हैं और उसको पूरा करके देती हैं। और उन्होंने वाकई अपने इस काम को बड़ी ही गंभीरता से किया है, और मुझे लगता है ऐसा कोई इशू अभी तक नहीं आया सर्टिफिकेट को लेकर के या इन्विटेशन को लेकर के। तो मैं उनका महाविद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हैं हमारे साथी हैं, साथ खड़े रहते हैं, और एक चीज हमेशा संबल देते रहते हैं कि सर घबराइए मत, हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता मत करिए, हो जाएगा, हो जाएगा। आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे यहाँ पे जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, स्पोर्ट्स के टीचर हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी, वो भी वैसे ही व्यक्तित्व आदमी जैसे राजकुमार सर, वो भी सर घबराइए मत, मैं खड़ा हूँ, रात में आने 12 बजे मैं आऊँगा। बहुत बड़ी बात होती है टीम लीडर के लिए कि उसके साथ यदि सभी इस तरीके से खड़े हों, मानसिक संबल लेकर के, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए मानसिक संबलता की बहुत जरूरत होती है। यदि वो है तो सब कुछ हो जाएगा, यदि वो नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। तो सर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो हमारे डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव सर है, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप भी उसी प्रकृति के व्यक्ति हैं सर, हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। और मैंने उनके आप इलाहाबाद से आप लेकर के आए हैं, सारी व्यवस्था की है, मुझे किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ा कि वो सामान कहाँ से आना। मैंने सिर्फ ये कहिए कि मैंने सर से अनुरोध किया है और उन्होंने हाजिर किया है। तो सर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही कार्यक्रम के साथ 2-3 और कार्यक्रम थे। रूसा बिल्डिंग में जो कंप्यूटर सेंटर है उसका उद्घाटन हो रहा था, साथ ही यहाँ लाइब्रेरी ऑटोमेशन हुआ है, उसका भी काम हो रहा था। उसमें भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, उसको आपने बहुत ही बखूबी हमारा साथ दिया, हमारे साथ आप हर जगह गए, खड़े रहे और आपने उस काम को संपन्न कराया। तो सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। मैं यहाँ पे हमारे बीच डॉक्टर रुस्तम अली साहब हैं। कहते हैं कि हम दोनों अपने समय में कार्यक्रम अधिकारी थे दोनों, जैसे आजकल हमारे ब्रजेश कुमार जी हैं, डॉक्टर अनिश मिश्रा जी हैं, वैसे हम लोग थे। तो ये जोड़ी अभी तक चली आ रही है कार्यक्रम अधिकारी के रूप में, और अक्सर हम लोगों को महाविद्यालय में कहा जाता है कि ये लोग फुड एंड रिप्लेसमेंट कमेटी के मास्टर। अलग किया था, वो जिम्मेदारी डॉक्टर रुस्तम अली जी की थी। उन्होंने बखूबी सारी व्यवस्थाएं की, सारी खरीदारी की, जो रिप्लेसमेंट से संबंधित थी सारी व्यवस्थाएं की। और मुझे लगता है कि यदि आपने व्यवस्था देखी होगी तो शायद उन्होंने बहुत ही उत्तम व्यवस्था की है डॉक्टर रुस्तम अली जी ने। मैं हमेशा उनको छोटे भाई के रूप में देखता हूँ, और मैं उनको मैं सबको सर के बोलता, लेकिन मैं उनको रुस्तम जी करके बोलता हूँ, क्योंकि मैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूँ, और वो हमको बड़े भाई के रूप में ट्रीट करते हुए सारी जिम्मेदारियों में एक जो भी मैं करता हूँ वो करते हैं। तो रुस्तम अली जी का बहुत बहुत आभार इस आयोजन समिति और महाविद्यालय परिवार की ओर से। हमारे साथ इस कार्यक्रम में सहयोग देने के डॉक्टर भावना सिंह मैडम जुड़ी रही, उन्होंने भी बहुत सारी जो चीजें तैयारी की इलाहाबाद से उन्होंने साथ किया। साथ ही उनको रजिस्ट्रेशन कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने इस काम को बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से किया, और बखूबी उन्होंने भी मुझे हिसाब दिया, चलते भी निभाया, और A to Z सारी चीज देते हुए वो हमें देती है, और उन्होंने मुझे उस चीज को लौटाया है। तो मैं डॉक्टर भावना सिंह मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद।
जिम्मेदारी उनकी है मीडिया प्रसार के लिए, जो किसी भी कार्यक्रम से संबंधित जो प्रसार होता है, चाहे महाविद्यालय में किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए डॉक्टर अनीस मिश्रा जी को रखा गया है, नामित किया गया है प्रिंसिपल साहब के द्वारा, और उस कार्य को बखूबी निभाते हैं। और मुझे लगता है कि उनके आने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे पेपर्स में हमारी न्यूज आने लगी है, इवन टीवी चैनल्स वाले भी आने लगे हैं, और जो हमारे महाविद्यालय का जो प्रसार है बहुत ही ऊंचाइयों तक जा रहा है और काफी अच्छा उसका प्रसार हो रहा है। हर पेपर में जितने भी न्यूज पेपर हैं, आज दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, हर जगह उसका कवरेज मिलता है और क्वालिटेटिव मिलता है। बहुत ही गुणात्मक तरीके से आप लिखते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं महाविद्यालय को। तो अनीस सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो शेयर कर देता हूँ पूरा जो है इनकी रिपोर्ट में, कोई लोग पूछे भाई मैं यहाँ पे इस इस संगोष्ठी के जो आयोजन सचिव हैं, मैं उनकी यहाँ पे पूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम विशेष करके आपका है, आपने मुझे अवसर दिया है और आपके सहयोग से और प्राचार्य जी के आदेशानुसार मुझे संयोजक का पद दिया गया है, तो आपने जिम्मेदारी मुझे दी, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आपकी व्यवस्थाएं हैं, निदेशालय में है, काम बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बीच आपने जितने भी पब्लिकेशन और प्रिंटिंग से जितनी भी जिम्मेदारियां थी, चाहे वो इन्विटेशन कार्ड हो, ब्रोशर हो, सोवेनियर हो, बुक्स हो, बैनर हो, ये सारे काम, इवन जितने भी हमारे गेट्स हैं, जो हमारे अतिथि हैं, आपने उनकी व्यवस्था की, उनको बुलाया, जितने भी की नोटिस, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे ऊपर आपने कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। आपने सारी जिम्मेदारियों को खुद आपने उसको उठाया है, आपने किया है, तो मैं आपको इस महाविद्यालय परिवार की ओर से, आयोजन समिति की ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे जो वाले जी, आपका भी सहयोग बहुत मिला हमें इस महाविद्यालय, इस संगोष्ठी में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश कपिल भी हैं, आपने भी जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि थोड़ा सा इधर उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, तो थोड़ा सा वो तरफ से थोड़ा सा जिम्मेदारियों से थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन जहाँ तक संभव हो सका आपने सहयोग दिया, तो आप लोगों को बहुत बहुत आभार समिति की तरफ से। जो हमारे जब सेठ कर्मचारी हैं, जो हम कह सकते हैं बैकबोन हैं इस कार्यक्रम के, जितने भी कार्यक्रम जो भी व्यवस्थाएं करनी होती है, बिना उनसे हम कुछ कर नहीं पाते हैं, चाहे रेलमेंट की व्यवस्था करनी हो या साफ सफाई की व्यवस्था करनी हो, कोई भी काम उनको जो दिया गया उन्होंने किया और काफी सहयोग रहा उनको। कहीं कहीं थोड़ा सा थे, उन्होंने उनको बहुत बहुत आभार। हमारी खबरों को, हमारे समाचार को देते रहते हैं, उसके लिए महाविद्यालय परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद। यहाँ पे हमारे बीच डॉक्टर रुसाना मैडम हैं, जिनको मैं भाभी बोलता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप 2 दिन से सुन रहे हैं, हमारे संगोष्ठी को सफल बना रही हैं, आपका बहुत बहुत आभार इस महाविद्यालय परिवार की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे पुराने छात्र भी आज आए थे, जो हमारे एलुमनी हैं, उनको भी उनको पता चला कि हमने ये ऑर्गेनाइज किया है कार्यक्रम, वहाँ पे आए और संगोष्ठी में प्रतिभाग किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो हमारे बच्चे सामने खड़े हैं, ये भी हमारे कार्यक्रम की रीढ़ है, हमारे वॉलंटियर्स हैं, विभिन्न समितियों में आप लगे थे और आपने बहुत ही मेहनत किया। मैं ये गर्व से कहता हूँ कि जो महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही आज्ञाकारी हैं। हम करते हैं उसको वो करते हैं,
कोई जवाब नहीं देते, हर काम को करते हैं। तो बहुत ही आज्ञाकारी छात्र, बहुत ही पिछले 3-4 दिनों से लगातार हर कार्य में आप सभी सहयोग दे रहे हैं। आपका सहयोग काबिल तारीफ है। मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ महाविद्यालय परिवार। अंत में मैं अपने महाविद्यालय परिवार के जो मुखिया हैं, जो अब क्या कहूँ पिता समान हैं, बड़े भाई की तरह से हैं, हर तरीके का रोल, हर तरह की भूमिका अदा करते हैं आप। आपका सहयोग हमेशा रहता है। एक ऐसा मुखिया जो कभी आपको किसी काम के लिए रोके ना हो, आपको पूरी छूट दे रखी हो कि आपको जो करना हो करो, लेकिन काम अच्छा करो, काम बेस्ट होना चाहिए, आप चाहे जैसे करो। ऐसा मुखिया यदि हो तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, उस टीम को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो मुखिया है हमारे। आपने यदि हम कहीं कुछ किसी वजह से ढीला होते हैं या अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं, क्या लगता है कि सर ये काम नहीं हो पाएगा या यहाँ पैसा नहीं है, कहते आप घबराते क्यों, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो ऐसा मुखिया यदि हो तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और आपने इस पिछले 15-20 दिनों में आपने सर का काम देखा होगा, किस तरीके से उन्होंने कैंपस की रूपरेखा बदल डाली है हर काम को लेकर के। तो ये आपका व्यक्तिगत प्रयास है और व्यक्तिगत प्रयास से आपने ये काम करवाया है, आपने फीडबैक दिया है, आपने हमें प्रमोट किया है। और इस कार्यक्रम, इस संगोष्ठी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी इस संगोष्ठी की जो एक महत्ता है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं और इस चीज की महत्ता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और जो हमारे महाविद्यालय चूंकि पिछले 3-4 सालों से लगातार ये कार्यक्रम संगोष्ठी हो रही है, तो थोड़ी सी लोगों की उदासीनता सी आ गई थी। हमने कहा, एक ओपन लेटर दिया हम लोगों की ये चीज है और आप इसको ऑर्गेनाइज करिए, इस काम को करिए। तो अंत में डॉक्टर अवधेश जी ने इसका बीड़ा उठाया और इस काम को आगे बढ़ाया। तो कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे प्राचार्य जी हैं और उनके प्रमोट करने से, उनके सपोर्ट करने से आज ये कार्यक्रम इतनी सफलता की ओर पहुंचा है। इसमें सर आपका बहुत बहुत अप्रतिम योगदान है। मैं आपको बहुत बहुत इस आयोजन समिति की ओर से, इस महाविद्यालय परिवार की ओर से संयोजक के रूप में आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत हृदय से कोई प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही मैं परम पिता परमेश्वर, मैं माता रानी से आगाह प्रेयर करता हूँ, उनसे मेरी बहुत श्रद्धा है। मैं माँ दुर्गा का उपासक हूँ। मैं उनकी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपके सहयोग से ये 2 दिन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो ये कार्यक्रम यदि संपन्न अच्छे से हो जाए, बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन यदि कार्यक्रम संपन्नता बहुत ही शुभ तरीके से, अच्छे तरीके से संपन्न हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है। खुशी का एहसास मुझे इस समय हो रहा है। और कहीं न कहीं मेरा इस समय जो सर है थोड़ा सा हल्का महसूस मैं कर रहा हूँ। आपके पूरे महाविद्यालय परिवार का, इस परिवार के मुखिया का और जो हमारे अतिथि हैं उन सभी का सहयोग है। एक बार मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। इस मैंने राष्ट्रीय संगोष्ठी के बारे में कुछ कहानी से मैं एक बात कहूंगा। जय हिंद। धन्यवाद संगोष्ठी आयोजित कराने का अवसर दिया। और सारी इस पूरी संगोष्ठी का के आयोजन का अगर किसी एक आदमी को क्रेडिट देना हो तो मैं हमारे प्राचार्य जी। प्राचार्य जी का स्पष्ट निर्देश था कि एक प्रस्ताव बनाया जाए। सिर्फ प्राचार्य जी का निर्देश था कि एक प्रस्ताव बना दीजिए
और उसको प्रेरणा स्रोत है सर आप हैं। और मेरे शासन अभी आप लोग मैं धन्यवाद देता हूँ इन लोगों ने कमांडर की तरह कार्यक्रम को संपन्न करा।